दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, गुजरात सरकार ने एक बार फिर से रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। गुजरात में आपने देखा कि अहमदाबाद में पिछले दिनों लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर जो जमीन है उसको मुक्त कराया गया था अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों से, जो कि अहमदाबाद की चंदोला झील के किनारे बस्ती बसा ली गई थी। और पहले टेम्परेरी पन्नी के घर, फिर उसके बाद टीन शेड और फिर धीरे धीरे पक्के मकान। यही एक स्ट्रेटेजी पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश में अपना रहे हैं। एक सूचना के अनुसार लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में जगह जगह रह रहे हैं। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी इन्होंने एक झील के किनारे सरकारी जमीन में पूरी अवैध बस्ती बना ली। इनको पता है कि जिस दिन हम यहां टेम्परेरी आएंगे उसके बाद कुछ एनजीओ आकर खड़े हो जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक में इनकी याचिका लगाई जाएगी और फिर ये स्थायी मकान इनके कब्जे हो जाएंगे सरकारी जमीन पर। अभी भी ऐसा ही हुआ है। जैसे ही गुजरात ने ये बुलडोजर एक्शन किया था पहली बार, तभी सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन पहुंच गई थी। और ताज्जुब की बात देखिए, हर्ष मंदर जैसे लोग, उनकी एनजीओ, प्रशांत भूषण, ये बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब ये बुलडोजर कैसे चल सकता है, इसको रोका जाए। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध भूमि पर कब्जा छुड़ाने को यह कह दिया कि देखिए सरकारी जमीन है, इस पर कोई भी अवैध निर्माण है तो उस पर हम कोई राहत अभी फिलहाल नहीं देंगे। हालांकि कोर्ट में अभी सुनवाई होना बाकी है, लेकिन हर्ष मंदर मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर भारत के अंदर 22,000 रोहिंग्या हैं तो भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अब तो ये भारत में रह रहे हैं, भारत के कल्चर में हैं, भारत को अपना देश मान रहे हैं, तो इनको जबरदस्ती क्यों निकाला जा रहा है। इन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। रोहिंग्याओं की एप्लीकेशन लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और वहां झूठी कहानियां भी गढ़ी गई। ये कहा गया कि रोहिंग्याओं को भारत की सरकार ने जबरदस्ती समुद्र में फेंक दिया। वो बात झूठी साबित हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सबूत मांगे तो ये सबूत पेश नहीं कर पाए। सीधा साफ मामला दिखाई दे रहा है कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये जो 20-22 हजार रोहिंग्या हैं इनको क्यों नहीं रखने दिया जाता, ये जो बांग्लादेश से आए हुए हैं ये तो सताए हुए लोग हैं। हर्ष मंदर कहता है कि देखिए ये जो है जेनोसाइड हो रहा था इनका म्यांमार में, और ये तभी जान बचाने के लिए, शरण लेने के लिए भारत में आए हैं। तो हर्ष मंदर से मेरा सवाल है कि भाई दुनिया में 150 से अधिक इस्लामिक कंट्री हैं, इनका बॉर्डर जो म्यांमार का है वो तो कई ऐसे देशों से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, पाकिस्तान वहां से पास है। तो हर्ष मंदर जरा इस बात का जवाब दे कि ये बांग्लादेश पूरा पार करके पाकिस्तान को छोड़कर ये ऐसे देश में क्यों आए जहां हिंदू बहुसंख्यक है। इनको यहां आने का क्या मतलब है? आपको जान बचानी है तो आप कहां भागोगे? जो आपका नियरेस्ट जगह होगी। तब ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत में एंट्री करते हैं, ना पाकिस्तान जाते हैं, ना अफगानिस्तान जाते हैं, ना किसी अलग और इस्लामिक कंट्री में जाते हैं। तो हर्ष मंदर से मेरा कहना है कि आप अगर इनके जान की परवाह कर रहे हो, आपको इन पे तरस आ रहा है, तो इनका खर्चा उठाओ, इनके लिए पासपोर्ट वीजा बनवाओ और इन्हें पाकिस्तान में छोड़ो, इनको बांग्लादेश में छोड़ो। बांग्लादेश में तो जिनोसाइड नहीं हो रहा इनका, बांग्लादेश में तो हिंदू ही मारे जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में कोई जिनोसाइड नहीं है, फिर भी ये बांग्लादेश पार करके भारत में क्यों बसे, ये हर्ष मंदर को जवाब देना चाहिए। आपको मैं बता दूं ये हर्ष मंदर कौन है। पूर्व आईएएस है और एक एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ का नाम है इनका सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। ये सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज जो है, देश विदेश से इसको चंदा मिलता है, करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है। और इस चंदे में अनियमितता पाई गई थी। इन्हीं के घर पर मेहरौली में इनका बाल गृह है, वहां ईडी ने पिछले दिनों छापेमारी भी की थी और यह पता चला था कि ये जो यहाँ बाल गृह है इसमें बच्चे जो रहते हैं, हर्ष मंदर पर आरोप था कि जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान इन्होंने बच्चों का उपयोग किया है। दुरुपयोग है कि आप कोई एनजीओ चलाते हैं, बच्चों के नाम पर आपको चंदा मिलता है, आप कहते हो जी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और आप जो है उन बच्चों को प्रदर्शन में इस्तेमाल करते हैं देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। इस पर हालांकि कोई कानून में इनको छूट दे दी गई, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, इनके साथ कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, इनके पास प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, और एनजीओ के पास करोड़ों रुपया आता है। तो अभी हाल ही में देखा आपने कि ये रोहिंग्याओं के पक्ष में उतरे हैं, लेकिन गुजरात की सरकार ने, अहमदाबाद की नगर निगम ने यह तय कर दिया
कि कोई भी रुकावट हम आने नहीं देंगे और इसके लिए कानून का परिवर्तन जैसे योगी जी ने यूपी में किया उसमें कर दिया है। और इसके कारण से अब ये 3 दिन ड्राइव जो चलेगी, इसमें नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि 2.5 लाख वर्ग जो मीटर जमीन है, जो अवैध कब्जा इन्होंने किया हुआ है, पहले 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन मुक्त करी थी और अब 3 दिन चलने वाले इस ड्राइव में 2.5 लाख वर्ग मीटर जो जमीन है उसको नगर निगम मुक्त कराएगी। इसमें 3000 पुलिसकर्मी और एसआरपी की 25 कंपनियां ये तैनात की गई हैं। अभी तक 150 ऐसे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया गया है उस एरिया से जिनके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है और वो ये सिद्ध करने में नाकाम रहे हैं कि वो भारत के नागरिक हैं और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल वहीं उठता है कि सुप्रीम कोर्ट तक में ये एप्लीकेशन जाती है, जिन वकीलों की फीस लाखों में है, ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जो रोहिंग्या हैं, ये इनकी फीस नहीं दे पाएंगे। कौन देता है? ये हर्षमंदर जैसे लोग जो एनजीओ चलाते हैं, ये इसी नाम पे खड़े हो जाते हैं। हर्षमंदर इनके पक्ष में खड़ा है और हर्षमंदर देखिए दलील रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो अब भारत में रह रहे हैं, इनको रहने दिया जाए। आपको याद होगा हर्षमंदर ने एक किताब लिखी है, उसने लिखा दिस लैंड इज माइन, आई एम नॉट ऑफ दिस लैंड। ये किताब है, इसमें सीए को लेकर के कई सारी दलीलें दी गई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में आकर अलग अलग देशों से रह रहे हैं। तब भारत अगर नागरिकता बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दे रहा है, इसने उसमें तरह तरह की दलीलें रखी हैं। इस पर लंबी बहस हो चुकी है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर्षमंदर की मानसिकता क्या है। वो इस तरह से अनुमति देना चाहता है और 22,000 रोहिंग्याओं को वो कहते हैं कि साहब रोहिंग्याओं को यहाँ रहने देना चाहिए। जो रोहिंग्याओं को म्यांमार नहीं रख रहा, जिन रोहिंग्याओं को कोई अरब कंट्री नहीं रख रही, जिन रोहिंग्याओं को बांग्लादेश नहीं रहने दे रहा, जिन रोहिंग्याओं को पाकिस्तान ने जगह नहीं दी, हर्षमंदर उन्हें भारत में बसवाना चाहता है, जिनके ऊपर यह आरोप है कि वो अपराध में, हर अपराध में लिप्त रहते हैं और भारत विरोधी जो भी काम होता है भारत के अंदर, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे हिंदू धार्मिक यात्राओं पे पथराव या कोई इस तरह के अपराध हो, सब में इन रोहिंग्याओं का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। तो हर्षमंदर से लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे एनजीओ के पास बहुत पैसा है भाई, तो ऐसा कर लो, अगर आपको तरस आ रहा है जमीन खरीदो अपना पैसा खर्च करके और उसमें इनके लिए आलीशान बंगले बनवा दो। आपको तरस आ रहा है, जब तक इनका घर नहीं बनता अपने घर में रुकवा लो। हर्षमंदर को कौन मना कर रहा है? प्रशांत भूषण, हर्षमंदर, इनकी टीम के जो लोग हैं, भाई अपने घर में इनको बैठा लो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस देश के अंदर कैसे कैसे लोग बैठे हैं। पूर्व आईएएस है, दुनिया उसकी बात सुनती है, कहते साहब पूर्व आईएएस है, देखिए अब वो भारत सरकार की बुराई कर रहे हैं कि भारत में बड़ा अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर। अरे साहब इन्हें तो समुद्र में फेंक दिया, अरे साहब इनसे तो सामान छीन लिया, अब कह रहे घरों पे बुलडोजर चला दिया। अरे भाई अवैध कब्जा करके सरकारी जमीन पर यदि कोई मकान बनाएगा और अभी चले जाएंगे और कभी चले जाएंगे कह करके ये रह रहे हैं। हालत देख लो कि देश की राजधानी में भी अगर इनको कोई यहां हटाने की बात करे तो पुलिस पे हमला कर देते हैं। अगर यहां भी हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी ना होते तो ये कभी भी यहां से खाली करके जाने वाले नहीं है। तो सरकारी जमीन पे ही कब्जा करेंगे, लोगों की जमीन पे भी कब्जा कर लेते हैं। ऐसे कई केस आए। एक हिमाचल में मेरे दोस्त हैं, पत्रकार हैं, उनका खाली प्लॉट पड़ा है क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। तो वो कई दिन बाद जब घर गए तो पता चला उनके प्लॉट पर झुग्गी डालकर, मतलब एक टेम्परेरी पन्नी का डाल लेंगे, धीरे धीरे उस पर कब्जा हो जाएगा। इसी नियत से थे वो, तो प्रशासन से वो मिले तो खाली कराया। लेकिन इस देश में अब ये इस बात की जरूरत है, पूरे देश के अंदर जब गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया कि ये जहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट किया जाए, तब ऐसे में अवैध निर्माण इनका, पहली बात तो सवाल यह है कि इतना बड़ा अवैध निर्माण हो कैसे जाता है। आप सोचिए 3000 मकान, वहां छोटे बड़े मकान बना दिए, बीच में मस्जिद बना दी, और ये सब मिली भगत से होता है। नगर निगम के वो कर्मचारी, मैंने देखा है और मुझे देखकर बड़ा दुख भी होता है कि जो कोई एक चाय बेच रहा है सड़क के किनारे, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, किसी ने अपनी दुकान के आगे थोड़ा कोई सामान रख लिया है, ये नगर निगम वाले उस गरीबों की ठेली को उठा के ले जाते हैं, रिक्शों को उठा के ले जाते हैं, पैसे दे करके छोड़ देंगे। यही वो नगर निगम वाले
ये पूरे देश की कहानी है, खाली गुजरात की नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी यही है कि जब कोई अवैध निर्माण कर रहा होता है, क्या इनके पास कोई लिस्ट नहीं है एरिया के जो नगर निगम के अधिकारी हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी सरकारी भूमि है, उसको चिन्हित करें, उसकी नियमित निगरानी करें, और यदि कोई वहां रहने का काम कर रहा है तत्काल उसको हटाएं। बिल्डिंग कैसे बना लेगा आम आदमी? दिल्ली देश की राजधानी में मैंने देखा है, आम आदमी कहता है साहब हम तो मकान बना रहे हैं वैध, अपना मकान, मेरा मकान, और मैं यदि उस पर पेंट पुताई और कुछ करने लगूं तुरंत वहां अधिकारी आके खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई कैसे बना रहे हो। पर लेंटर पैसे लिए जाते हैं। यह कहानी पूरे देश में चल रही है। नगर निगम की आमदनी का सोर्स बताया जाता है। लेंटर डालना शुरू करो आप, प्लॉट आपका, आप लेंटर डाल रहे हो, जब तक लेंटर नहीं डाल सकते, जब तक नगर निगम के अधिकारियों को आप रिश्वत नहीं दे दोगे। क्या केंद्र सरकार को इस पर कोई कानून नहीं बनाना चाहिए? क्या राज्यों की सरकार को इस पर कानून नहीं बनाना चाहिए? नगर निगम की ये जो मनमर्जी चल रही है कि मेरा प्लॉट और मैं अपने ही प्लॉट पे मकान बना रहा हूं, तो नक्शे के नाम पर परेशान किया जाता है, लेंटर के नाम पे परेशान किया जाता है, दुनिया भर की दिक्कतें पैदा की जाती है। लेकिन वहीं कोई रिश्वत दे दे तो सरकारी जमीन पर भी अपनी बिल्डिंग बना सकता है। ये जब तक चलेगा जब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन अधिकारियों की वजह से यह अवैध निर्माण हुआ है। उन अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलाओ, उन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करो, गैर जिम्मेदाराना ड्यूटी का दर्ज करो, उनको जेल में डालो। अगली बार कहीं अवैध निर्माण देखना आप होने नहीं देंगे।